हाय बच्चों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की 5 नंबर की सीरीज। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जीमान इफेक्ट यानी कि जेड इफेक्ट के बारे में और साथ में डिस्कस किया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस यानी कितने तरह की यहाँ पे रेडियस होती है और उन रेडियस को कैसे डिफाइन करते हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चंस को भी हम करके देखेंगे। क्लियर? चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। आज का टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं, क्या होता है, आइए समझते हैं। एटॉमिक रेडियस यानी कि एटम्स के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। अब यहाँ पे कितने टाइप की रेडियस होती है इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे होती है 4 टाइप की रेडियस। पहली होती है कोवेलेंट रेडियस, दूसरी है मेटेलिक रेडियस, देन थर्ड नंबर पे आती है वंडरवॉल रेडियस, और लास्ट में यहाँ पे आएगा कौन सी रेडियस, आयोनिक रेडियस। तो हमको यहाँ पे 4 टाइप की रेडियस डिस्कस करनी है, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोवेलेंट रेडियस के बारे में। कोवेलेंट को हिंदी में बोलते हैं सह संयोजक, यानी कौन सी रेडियस होगी, सह संयोजक त्रिज्या। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं सह संयोजक त्रिज्या। क्लियर? मेटलिक यानी धात्विक त्रिज्या, वॉन्डरवॉल साइंटिस्ट के नाम पर है वॉन्डरवॉल त्रिज्या, और ये हो जाएगी आयनिक त्रिज्या। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस के बारे में। ध्यान से समझते चलना कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। कोवेलेंट रेडियस का मतलब है कि ऐसे एटम जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट है? तो याद रखना, ये कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बीच में। नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलता है, कोवेलेंट बॉन्ड। मेटलॉइड्स आपको बताए गए थे, पृथ्वी, बस्सीजी, आस्टप, टीपो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलियम और पोलोनियम। और यहाँ पे एक एलिमेंट और था एंस्टेशियम यानी कि 80, जिसको भी हम यहाँ पे मेटलॉइड के अंदर काउंट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के अंदर कौन सी रेडियस मिलेगी, कोवेलेंट रेडियस। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी द हाफ ऑफ द internuclear the half of the internuclear distance between atoms which are bonded with covalent bond। यानी कि ऐसे एटम जो आपस में किससे बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो उनकी न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। अब जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने आपसे कहा H2। अब H2 में ध्यान से देखना कितना हाइड्रोजन एटम है, 2। एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम ये हो गया। इस एटम का पॉइंट ये बनेगा सेंटर पॉइंट, इस एटम का सेंटर पॉइंट ये बनेगा। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूं और इस डिस्टेंस को आधा कर दूं, तो ये जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को बोला जाएगा कोवेलेंट रेडियस। यानी कि इसके सेंटर से लेकर के इस वाले सेंटर के बीच की डिस्टेंस का आधा, इन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस का आधा जो होगा, इस आधी जगह को बोला जाएगा कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है? यानी कि हमने क्या लिखा कि द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। याद रखना, कोवेलेंट रेडियस जो होती है वो एक्चुअल रेडियस से कम होती है। यानी हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल रेडियस
इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। एक्चुअल रेडियस की कंपैरिजन में कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, कम होती है। अब मैं आप पे बात करूं कोवेलेंट रेडियस को निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कोवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला होता है बॉन्ड लेंथ अपॉन 2, बॉन्ड लेंथ अपॉन 2, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल, द बॉन्ड लेंथ ऑफ I2 molecule is 1.86 angstrom, then find the covalent radius, of iodine। आपसे कहा गया कि आपको आयोडीन मॉलिक्यूल की क्या दे रखी है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दे रखी है। तो क्या हम यहाँ पे इसके रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका कि अगर हम इसकी कैलकुलेट करें रेडियस को, तो कोवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्ड लेंथ कितनी है इसकी, तो बॉन्ड लेंथ है इसकी 1.86, किससे डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.93 एंगस्ट्रॉम। और इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अलग तरीके से कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए अगर आयोडीन मॉलिक्यूल के लिए रेडियस अगर हम निकालते हैं तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो इसकी एक्चुअल रेडियस किसके इक्वल होगी, इसके एक्चुअल रेडियस किसके इक्वल होगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसकी जो रेडियस आई है 0.93, ये रेडियस छोटी होगी किससे, एक्चुअल रेडियस के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी आपको बताया था कि कोवेलेंट रेडियस इज लेस देन देयर एक्चुअल रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है बात सभी को, एक बार इसको बनाओ फिर आगे बात करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मैंने क्वेश्चन में बोला द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन CH4 इज 1.14 एंगस्ट्रॉम। आपको मैंने एक रेडियस दिया यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की, किसके अंदर, CH4 के अंदर, कितनी रेडियस है 1.14 एंगस्ट्रॉम। फिर आपको बोला कि द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन इन C2H6 इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब आपको मैंने अगली बॉन्ड लेंथ दे दी किस किस के बीच में, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दे दी कार्बन और कार्बन के बीच में। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है देन फाइंड द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपको क्या बताना है, हाइड्रोजन एटम के लिए कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू क्या आएगी। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए चेक करते हैं कि हमसे पूछा किसके बारे में गया है। हमसे पूछा गया हाइड्रोजन के बारे में, और डेटा के अकॉर्डिंग हमको हाइड्रोजन किस में दिया हुआ है, तो हमको हाइड्रोजन दे रखा है CH4 में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगर CH4 के लिए निकालना है, यानी कि कौन सी बॉन्ड लेंथ है इसके लिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो मैं यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर मुझे कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए पूछा हमसे क्या गया है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, और हमको ये बॉन्ड लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है इसकी बॉन्ड लेंथ, तो इसकी बॉन्ड लेंथ दे रखी है 1.14 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे रख दिया 1.14 एंगस्ट्रॉम। अच्छा आरसी यानी रेडियस ऑफ कार्बन पता है क्या मुझे, तो यहाँ पे तो वैल्यू इसकी नहीं दी हुई, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। यहाँ ध्यान से देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या कह रहा है, बॉन्ड लेंथ है। तो मैं यहाँ से इस डेटा से क्या निकाल सकता हूँ, रेडियस ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा, तो बॉन्ड लेंथ का क्या कर दूंगा हाफ, बॉन्ड लेंथ का क्या हो जाएगा हाफ। चलिए बताओ कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी दे रखी है इसमें 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसको डिवाइडेड बाय किया 2 से, कितना आ गया, ये आ गया 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो क्या रखेंगे यहाँ पे 0.77 प्लस क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, ये उठ के किधर चला जाएगा इसके पास, तो यानी कि 1.14 माइनस 0.77 और कितना आ जाएगा ये, अगर ये यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना बचेगा, तो 14 तो इधर से बच जाएगा और इधर से क्या बचेगा ये, तो ये आ जाएगा 0.34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है सभी को, बनाओ इसको एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक और तरीके से हम कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट करने के दो तरीके थे। एक तरीका तो अभी आपको बताया था कि बॉन्ड लेंथ का क्या कर दो, बॉन्ड लेंथ का क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 2। एक दूसरा तरीका और है। अब ये तरीके कब लगते हैं ये और बता देते हैं आपको। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है, या फिर हम ये कहें कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, नॉन पोलर, और नॉन पोलर पे कोई चार्ज नहीं होता, तो उस वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं सीधा बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। लेकिन काफी बार अगर हमको एटम अलग अलग दे, अगर हमको एटम अलग अलग दे, मान लीजिए एक एटम दे दिया ए और एक एटम दे दिया बी, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाए, हाई हो जाए। अब ऐसे केस में किस तरीके से कोवेलेंट रेडियस को निकाला जाता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना। इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला है डी ए बी इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी। अब इसको एक बार समझते हैं ये फॉर्मूला किस चीज के लिए है और इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे डी ए बी का मतलब हो जाएगा बॉन्ड लेंथ बिटवीन, बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी। आर ए का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए एटम। ऐसे ही आर बी का मतलब हो जाएगा रेडियस ऑफ बी एटम। अब यहाँ पे एक्स ए का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मतलब होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, यानी कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक्स बी का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो इस फॉर्मूले को रख के, इस फॉर्मूले को रख के हम यहाँ पे अलग अलग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको कौन सी रेडियस के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो याद रखना ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्लियर है बात सभी को, एक बार इसको बनाइए फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा द बॉन्ड लेंथ, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन क्लोरीन इन CCl4H 1.71 एंगस्ट्रॉम। फिर आपसे कहा द बॉन्ड लेंथ, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन कर लेते हैं इसको, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन क्लोरीन क्लोरीन इन Cl2 मॉलिक्यूल H 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे पूछ रहा है कि देन फाइंड द कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन एटम। आपको बताना है कि कार्बन एटम के लिए कोवेलेंट रेडियस क्या होगी। एक बात ध्यान रखना, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। इस चीज का ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे हमको अलग अलग बॉन्ड लेंथ, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता है, तो फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था अभी बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था अभी क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है डी ए बी। अब ए बी की जगह में क्या रखूं, ए बी की जगह क्या मैं सीसीएल को रख दूं, क्योंकि किसके लिए निकालनी है हमको रेडियस, कार्बन के लिए। तो कार्बन किस में दे रखा है, सीसीएल के अंदर, तो क्या लिखेंगे, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन क्लोरीन। अब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, ओपन करेंगे तो रेडियस ऑफ कार्बन प्लस क्या बनेगा, रेडियस ऑफ क्लोरीन। यस और नो। अच्छा मैं इसको अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग रखूं तो
अब इसके बाद क्या बनेगा 0.09 ब्रैकेट में आएगा XA माइनस XB। याद रखना यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखोगे पहले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी उसके बाद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है क्लोरीन की 3, माइनस क्या करेंगे इसमें से 2.5। अब आगे बढ़ते हैं अपन, बताइए क्या मुझे RC निकालना है। इसकी बॉन्ड लेंथ मुझे पता है कितनी है इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.71। RC मुझे निकालना है। अच्छा RCl मुझे पता है क्या मैं RCl कैलकुलेट कर सकता हूँ? ध्यान से देखना, क्या मुझे Cl के बीच में बॉन्ड दे रखा है, कितना बॉन्ड लेंथ दे रखा है इसका 1.98। तो यहां से मैं क्या रेडियस निकाल सकता हूं? चलिए रेडियस निकालते हैं यहां से। अगर मैं इसके लिए रेडियस निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रेडियस ऑफ क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। अब बॉन्ड लेंथ कितनी देखिए क्लोरीन वाले के लिए 1.98 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है बात? तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, रेडियस ऑफ क्लोरीन रख सकता हूँ, कितना आएगा 0.99। अब माइनस कर देंगे 0.09, अब ये कितना बचेगा 2.5। अच्छा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बताइए मुझे क्या आएगा, सॉरी इसमें कितना बचेगा 0.5 बचेगा, इसमें कितना बचेगा ये 0.5 बचेगा। हाँ जी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को 5 से मल्टीपल किया कितना आया 45। पॉइंट कितने के बाद दे रखा है 1 2 और 3 के बाद, तो मैं क्या यहाँ पे एक पॉइंट लगा के 0 लगा दूं। अब ध्यान से देखो ये क्या है 1.71, इधर से RC प्लस 0.99। हाँ जी अगर 1.71 है RC है प्लस 0.99, 0 में से 0.045 को घटाते तो लगभग कितना आएगा, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना 0.94। अगर मैं RC की वैल्यू को निकालूंगा तो RC की वैल्यू क्या बनेगी, तो 1.71 में से माइनस हो जाएगा कितना 0.94 और अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर यहाँ पे कितना आएगा, अगर 1.71 है यानी कि 71 तो ये बच गया और 6 यहाँ से बच जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.77, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात सभी को? तो रेडियस ऑफ कार्बन कितना आ गया, रेडियस ऑफ कार्बन आ गया यहाँ पे 0.77 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल सिंपल तरीका है, इजीली हम इसको कर सकते हैं। फॉर्मूले अपने को आना चाहिए, फॉर्मूला क्या था इसका, तो रेडियस सबसे पहले अपने को लेकर लिखनी थी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन क्लोरीन इक्वल टू रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन। और आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान बात रखना कि यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी आती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसके बाद कैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? एक बार लिखो इसको। चलिए एक और क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन बोला आपसे, द बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl in CCl4 is 1.80 angstrom. Bond length of SiCl in SiCl4 is 1.40 angstrom. ध्यान से देखना। फिर आगे मैंने यहाँ पे आपसे बात की कि बॉन्ड लेंथ ऑफ SiC is 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो फिर आपको बताना है कि देन फाइंड द कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन। आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तीन अलग अलग यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दी हुई है, आपको तीन अलग अलग क्या दे रखी है, बॉन्ड लेंथ, और आपको इस बॉन्ड लेंथ को देख के बताना है क्या यहाँ पे कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेसिक अप्रोच क्या होती है, तो इसकी सबसे बेसिक अप्रोच होगी कि आपसे पूछा किसके लिए, कार्बन के लिए, तो चेक करो कार्बन किस किस के अंदर आ रहा है। आपको क्या चेक करना है कि पूछा गया है कार्बन की रेडियस, तो ये बताओ कार्बन किस किस के अंदर आ रहा है, तो एक तो आ रहा है SiC में और एक किस में आ रहा है CCl में। क्लियर है बात सभी को?
देखो एक बार ध्यान से, क्या करेंगे, किस किस को जोड़ेंगे, एक तो यहां पे लगाएंगे सिलिकॉन और कार्बन को, यानी कि SiC, प्लस किसको ऐड करेंगे, तो प्लस में ऐड करेंगे कार्बन और क्लोरीन। चलिए बताओ इन दोनों की वैल्यू क्या क्या दे रखी है। अगर मैं SiC की चेक करूं, इसकी बॉन्ड लेंथ है कितनी 1.20 प्लस। अगर मैं चेक करूं CCl के लिए, तो CCl के लिए बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.80, कितना हो गया ये, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करूं, तो बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करते हैं रेडियस की फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सिलिकॉन प्लस रेडियस ऑफ कार्बन। ऐसे ही क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन। चलो बताओ, आरसी आरसी दो बार आ रहा है, तो क्या मैं इसे 2RC बोल सकता हूँ, प्लस रेडियस ऑफ सिलिकॉन। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलिकॉन और रेडियस ऑफ क्लोरीन क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हमको अलग से दे रखी है सिलिकॉन और क्लोरीन के लिए, कितनी दे रखी है इसके लिए, तो यहां चेक करें तो इसके लिए अलग से वैल्यू है कितनी, इसके लिए है 1.40। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे इन दोनों को मिला करके, तो यहाँ पे लिख लिया 1.40, इसको इक्वल कर दिया किसके, ठीक है। तो बताओ 2RC की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, 3 में से माइनस कर देंगे कितना 1.40, कितना आ जाएगा 2RC इक्वल टू, और ये आ जाएगा कितना 2.60। क्लियर है सभी को, आरसी निकालिए, बताइए कितना आएगा, तो 2.60 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से, आपका आंसर आ गया कितना 1.30 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से हमसे जिसकी रेडियस के बारे में पूछेगा उस रेडियस को हमको प्लस कर देना है, और हम इस तरीके से कोवेलेंट रेडियस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका टॉपिक पहला, कौन सा, कोवेलेंट रेडियस। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगला जो बॉन्ड आता है सेकंड नंबर पे, वो बॉन्ड का नाम है मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। एक बात ध्यान रखना, मेटालिक बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मिलेगा, मेटल के अंदर। ये वाला बॉन्ड केवल और केवल किस में मिलता है, ओनली इन मेटल, केवल मेटल के अंदर ये बॉन्ड मिलता है। और मेटल के अंदर 3D स्ट्रक्चर होती है, और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है लैटिस स्ट्रक्चर। मेटल की कौन सी स्ट्रक्चर होती है, लैटिस स्ट्रक्चर। और लैटिस स्ट्रक्चर क्या होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है, 3D स्ट्रक्चर। अब हम अगर इसकी बात करें मेटालिक रेडियस का मतलब क्या है, तो इसके एक बार एटम के डायग्राम को ध्यान से देखना। मान लीजिए पहले एटम है और ये दूसरा एटम है, ये दो अलग अलग एटम हुए। अगर मैं इन दोनों एटम के न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस की बात करूं और इस डिस्टेंस का हाफ कर दूं, तो इस हाफ पे इसको बोला जाएगा मेटालिक रेडियस। कौन सी रेडियस, मेटालिक रेडियस। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या बनेगी, इसके लिए डेफिनेशन बनेगी द हाफ ऑफ द internuclear the half of the internuclear distance between atoms which are bonded with metallic bond, यानी उनके बीच कौन सा बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है। क्लियर सभी को। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, मेटेलिक रेडियस और एक्चुअल रेडियस में क्या रिलेशन है, तो एक्चुअल रेडियस इक्वल होती है किसके, मेटेलिक रेडियस के। यहाँ पे मेटेलिक रेडियस जो भी आएगी वो एक्चुअल रेडियस के इक्वल होती है, जबकि कोवेलेंट में क्या था, कोवेलेंट में एक्चुअल रेडियस कम होती है और कोवेलेंट रेडियस कम होती है और एक्चुअल रेडियस ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे मेटेलिक रेडियस के। क्लियर। और मेटेलिक रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मेटेलिक रेडियस निकालने का फॉर्मूला बनेगा बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। क्लियर है सभी को। अब जैसे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, मैंने आपसे कहा फाइंड द metallic radius of potassium if the bond length between potassium
molecule, if the bond length between potassium molecule is 3.62 एंगस्ट्रॉम। मैं यूनिट यहाँ पे कोई भी ले सकता हूँ, यूनिट एंगस्ट्रॉम में भी आ सकती है, यूनिट नैनोमीटर में भी आ सकती है, कोई भी डिस्टेंस की यूनिट इसके अंदर हो सकती है। चलिए बताइए मुझे इसके अंदर जल्दी से आंसर बताइए कि आंसर क्या आएगा। तो मेटालिक रेडियस के लिए क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड करेंगे। बॉन्ड लेंथ कितनी है इसके अंदर, 3.62। किससे कर देंगे, 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 181, यानी कि 1.81 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है सभी को। तो मेटालिक रेडियस निकालना बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला क्या लगा देना है यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मेटल्स पे हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी क्या होता है, नेग्लेक्ट होता है। अगली रेडियस हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे जो रेडियस आती है, नंबर 3 पे रेडियस का नाम है वॉन डेर वाल रेडियस। कौन सी रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस। अच्छा एक बात ध्यान रखना, वॉन डेर वाल रेडियस, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम था वॉन डेर वाल, तो उसके नाम पे आ गया क्या, वॉन डेर वाल रेडियस। और यहाँ पे जो फोर्स होता है उसको अपन वॉन डेर वाल फोर्स भी बोल सकते हैं, और उसको अपन लंदन फोर्स भी बोल सकते हैं। याद रखना, इसका नाम वॉन डेर वाल फोर्स भी हो सकता है, और इसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को बोलते हैं लंदन फोर्स। अच्छा ये वाला फोर्स मिलेगा किसमें, तो ये फोर्स मिलेंगे इनर्ट गैस के अंदर, इसके अंदर मिलेंगे इनर्ट गैस के अंदर। और प्लस में और किसके बीच में मिल सकता है, यानी कि और किस में मिल सकता है, तो ये मिलते हैं नॉन मेटल्स के अंदर। बट याद रखना नॉन मेटल किस स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट के अंदर। अगर नॉन मेटल सॉलिड स्टेट के अंदर है तो उसके अंदर बॉन्ड कौन सा होगा, वॉन डेर वाल बॉन्ड होगा। और जितनी भी इनर्ट गैसें हैं, नोबल गैसें हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इन सब के अंदर भी कौन सा बॉन्ड मिलेगा, वॉन डेर वाल बॉन्ड मिलेगा, या अपन बोल सकते हैं लंदन फोर्स। क्लियर। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें कि इसका ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना। ये मैंने एक एटम बनाया, ये मैंने एक दूसरा एटम बनाया, और ये है किसके लिए, H2 के लिए। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पे एक एटम इधर बनाऊं, एक एटम इधर बनाऊं, इन दोनों एटम के बीच की न्यूक्लियस, इन दोनों एटम के बीच का न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखना, इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस से लेके और इस वाले एटम की जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस जो आएगी, अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा, अगर मैं इसका क्या कर दूंगा, हाफ, तो इस एरिया को बोला जाएगा वॉन डेर वाल रेडियस। क्या बोला जाएगा इसको, वॉन डेर वाल रेडियस। यानी कि यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एटम नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल। जैसे एक मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का, ये एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का हो गया ये। अब इस एटम के पास का जो न्यूक्लियस है और इन दोनों, इस न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि दो पास पास वाले एटम की जो रेडियस होगी, इनके बीच की डिस्टेंस होगी, उसका हाफ, उसके हाफ को बोला जाएगा यहाँ पे वॉन डेर वाल रेडियस। क्लियर है सभी को। अगर मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, इसकी डेफिनेशन में लिख सकता हूं, इसको डेफिनेशन को लिख सकता हूं, द हाफ ऑफ द internuclear, the half of the internuclear distance between atoms of molecule of non metal, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो इसलिए लिखा मैंने कि द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, और इन दोनों मॉलिक्यूल के ये दोनों क्या है, एटम है, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नॉन मेटल इन सॉलिड फेज, इन सॉलिड फेज इज कॉल्ड वॉन डेर वाल रेडियस। इसको कौन सी रेडियस बोला जाएगा, वॉन डेर वाल रेडियस बोला जाएगा। क्लियर। अब ये वाला तो डायग्राम मैंने किसकी रेस्पेक्ट में बनाया, नॉन मेटल की रेस्पेक्ट में। अगर यहीं पे मैं इसका डायग्राम बनाता नोबल गैस के लिए, तो नोबल गैस के लिए इस डायग्राम को अपन कैसे बना सकते थे, ध्यान से देखना।
इसके लिए मैं डायग्राम को कुछ ऐसे बना सकता हूं। पहली बात तो याद रखना, जो हीलियम, नियॉन और इस तरीके से जो नोबल गैसें होती हैं, ये नोबल गैस हमेशा किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? मोनो एटॉमिक फॉर्म की, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी कि ये कभी भी अपना डाइमर नहीं बनाती। कभी भी आपने हीलियम 2 नहीं सुना होगा, नियॉन 2 नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्यों? क्योंकि इनके ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होते हैं और इसलिए ये जल्दी से बॉन्ड शेयर नहीं करते। तो यानी कि ये हमेशा किसकी फॉर्म में होंगे? मोनो एटॉमिक की फॉर्म में होंगे। अब अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊं, जैसे ये हो गया हीलियम, क्या हो गया ये? हीलियम। अब यहाँ पे डाइमर फॉर्म नहीं बनेगा, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस होगी। इनके बीच में क्या होगी? डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस इसलिए होगी क्यों? क्योंकि जब ये आउटर मोस्ट शेल में है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से यहाँ पे इनके बीच में क्या आएगी? डिस्टेंस आएगी। अगर मैं इन दोनों की सेंटर से इनकी न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अगर आधा कर दूं, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वॉन डेर वाल रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वॉन डेर वाल रेडियस। क्लियर है? अब यहाँ पे चेक करें तो रेडियस का गैप बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी इसमें सबसे ज्यादा रेडियस नजर आ रही है। अभी तक हमने तीनों पढ़ी है, कोवेलेंट, मेटेलिक और वॉन डेर वाल। इनमें सबसे ज्यादा रेडियस किसमें नजर आ रही है? वॉन डेर वाल में। तो यहां पर रिलेशन लिख सकते हैं किसके लिए? एक्चुअल रेडियस के लिए, कि एक्चुअल रेडियस इज लेस देन वॉन डेर वाल रेडियस। यानी कि यहाँ पे वॉन डेर वाल रेडियस एक्चुअल रेडियस से भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अगर मैं तीनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, अगर मैं तीनों रेडियस को कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है? वॉन डेर वाल की। वॉन डेर वाल की रेडियस सबसे ज्यादा। उससे कम रेडियस किसकी होती है? तो उससे कम रेडियस होती है मेटेलिक की। सॉरी, उससे कम किसकी होगी? हाँ, मेटेलिक की रेडियस कम होगी, क्योंकि इसकी रेडियस इक्वल होती है। और सबसे कम किसकी हो जाएगी? तो सबसे कम हो जाएगी किसके लिए? कोवेलेंट के लिए। तो ये ऑर्डर होता है किसका? रेडियस का। रेडियस का साइज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी? वॉन डेर वाल की। उससे कम रेडियस मेटेलिक की, और सबसे कम रेडियस किसकी हो जाएगी? कोवेलेंट के लिए हो जाएगी। क्लियर है सभी को? इसको एक बार बना लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने क्वेश्चन बोला, द बॉन्ड लेंथ, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन iodine molecule in solid phase is 1.10 nanometer. Then find the van der Waal radius of iodine. बताइए आयोडीन के लिए van der Waal रेडियस क्या होगी? क्वेश्चन में भी ध्यान से देखना, मैंने बात किसके लिए की है? सॉलिड फेज के लिए बात की है। तो बताइए इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होगा, क्या कि van der Waal रेडियस है, उसे निकालने के लिए क्या करेंगे? बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे, और बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.10। इसका अगर 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.55 नैनोमीटर। और ये अपना क्या आ गया? आंसर। क्लियर है सभी को? तो यहाँ हमने डिस्कस किया किसके बारे में? तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस के बारे में, मेटेलिक रेडियस के बारे में, और साथ में वॉन डेर वाल रेडियस के बारे में। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट रेडियस आती है, नेक्स्ट इसके बाद रेडियस आती है रेडियस नंबर 4, जिसका नाम है आयोनिक रेडियस। क्या नाम है इसका? आयोनिक रेडियस। क्लियर है? आयोनिक रेडियस का मतलब क्या होता है? तो नाम से क्लियर है, आयंस, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इन दोनों आयंस के बीच की जो रेडियस होगी, इस रेडियस को बोला जाएगा आयोनिक रेडियस। तो यहां इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, क्या बन सकती है इसकी डेफिनेशन? तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, द रेडियस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, द रेडियस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। और यहां पे बॉन्ड कौन सा होगा?
तो बॉन्ड का नाम हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, अब ये बताइए कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज कब आता है? पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कब होता है? तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज यानी एनायन का फॉर्मेशन कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज कब फॉर्म होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेट। और एनायन कब फॉर्म होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्ट। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। अब कब ऐसी कंडीशन आती है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, कब ऐसी कंडीशन आती है कि नेगेटिव चार्ज होता है? तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसलिए ताकि उसकी स्टेबिलिटी हो सके, यानी कि वो स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ट्रांजिशन शो करता है। अब मैं अगर जैसे बात करूं यहाँ पे सोडियम की, सोडियम का नंबर कितना है? 11। 11 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब अपन को पता है कि अगर थर्ड वाला ऑर्बिट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कंप्लीट होना चाहिए। बट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा। अब ऐसी कंडीशन में ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट। अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? 2,8। क्या इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? क्या ये कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा क्या? यस। तो इसलिए सोडियम के लिए हम बोलते हैं इस पे चार्ज कौन सा आता है? प्लस। प्लस इसलिए क्योंकि अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, बताइए एल्यूमिनियम का नंबर कितना है? 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होता है? 283। अब इस 3 को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5। तो इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आ सकते, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो चार्ज कौन सा आ जाएगा एल्यूमिनियम पे? +3। क्या सब बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इसलिए बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे बोला जाता है मेटल। उसे क्या बोला जाता है? मेटल। यानी मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो यहां आयनिक बॉन्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करेगा? मेटल कैरी करेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज के लिए, मैंने आपसे कहा फ्लोरीन। फ्लोरीन का नंबर बताएं कितना होता है? 9। 9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2,7। अब इस 7 को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चार्ज कौन सा आ जाएगा? माइनस। इसी तरीके से मैं बात करूं ऑक्सीजन नंबर 8 की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,6। अगर ये 6 को कंप्लीट होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा। चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? -2। तो इस तरीके से जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है उनको बोलते हैं नॉन मेटल। उनको क्या बोला जाता है? नॉन मेटल बोला जाता है। तो हम इन शॉर्ट बात कर सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड हमेशा किसके बीच में फॉर्म होता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। यानी कि नॉन मेटल जिनकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और नॉन मेटल जिनकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो ये दोनों एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है सभी को? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आयनिक रेडियस के बारे में। एक बार पहले आप इसे बना लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब हम बात करें इसमें इसके बारे में कि पता कैसे करेंगे कि अपन के आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, आयनिक रेडियस कब डिक्रीज होगा, आयनिक रेडियस कब इंक्रीज होगा। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है एक्स। एक एलिमेंट कौन सा है? एक्स एलिमेंट है। और इस एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और चार्ज आ गया इसके पास में एक्स प्लस। कितना आ गया? एक्स प्लस। अगर इसने एक और इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? +2। कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर? +2। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, कौन से आयन? पॉजिटिव आयन। तो जैसे जैसे पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कम। तो इसके पास में +2 वाले के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे?
मिनिमम, इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मिनिमम। अब जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसका साइज भी क्या होगा, छोटा होगा। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक साइज है, इसका जो आयनिक साइज है वो क्या है, मिनिमम। और साइज अगर मिनिमम होगा तो इसके लिए आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ साइज फॉर आयनिक रेडियस। इसके लिए हम आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या लिखेंगे, तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, +2 का। उससे बड़ा साइज किसका होगा, x+ का। और उससे बड़ा, सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, x का। ये यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं साइज का ऑर्डर। तो इसलिए हम कहेंगे कि आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कैटायन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कैटायन के। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने क्या होंगे, कम। और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उसका साइज भी क्या हो जाएगा, कम। तो सबसे बड़ा साइज हो जाएगा न्यूट्रल के लिए, किसके लिए, न्यूट्रल के लिए। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा एल्यूमिनियम, एक मैंने लिखा एल्यूमिनियम प्लस, एक लिखा एल्यूमिनियम +2 और एक लिखा एल्यूमिनियम +3। चलिए बताइए एल्यूमिनियम का नंबर कितना है, 13। यहां पे इलेक्ट्रॉन है 13, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 13 में से 1 चला जाएगा तो 12, 13 में से 2 चला जाएगा 11, 13 में से 3 चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। क्या जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो उसका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बनेगा आयनिक रेडियस का, यहां ऑर्डर क्या बनेगा, तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम, उससे कम एल्यूमिनियम प्लस, देन एल्यूमिनियम +2 एंड देन एल्यूमिनियम +3। तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। क्लियर सभी को। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, दो चीजें होती है, एक तो ग्रुप और दूसरा होता है पीरियड। एक होता है ग्रुप और दूसरा होता है पीरियड। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज। जबकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइड जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज। और अगर साइज डिक्रीज होगा तो क्या मैं इसको, साइज डिक्रीज होगा तो क्या मैं इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकता हूं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इफेक्ट से। तो अगर साइज कम होगा तो जेड इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज। जेड इफेक्ट का मतलब अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जहां पे साइज इंक्रीज होगा यानी न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगी, और न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगी तो जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसके अंदर कम हो जाएगा। और याद रखना ये जो आयनिक रेडियस है, ये जो आयनिक रेडियस है, जो आयनिक रेडियस होती है, इसमें अगर नेगेटिव चार्ज के लिए बात करें, जैसे मैंने बोला फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन -2 और मैंने बोला नाइट्रोजन -3, अगर तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाले तो बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, फ्लोरीन का नंबर है 9, 9 माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 9 + 1 10, 8 + 2 कितना 10, 7 + 3 कितना 10। क्या तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, क्या तीनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसको क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो याद रखना ऐसी कंडीशन में हम माइनस को प्रायोरिटी देते हैं कि जितना ज्यादा माइनस होगा उसका एटॉमिक साइज भी उतना क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखूं कि इसके आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा माइनस किस पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे, तो इसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी। उससे कम चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पे, तो इसके बाद रेडियस किसकी होगी, ऑक्सीजन की। और सबसे कम चार्ज किस पे आ रहा है, फ्लोरीन पे, तो यानी सबसे कम रेडियस किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर के अंदर सेट कर सकते हैं। क्लियर, इसको बनाइए एक बार।